ग्रेट प्लेन्स किस तरह से बने थे, ये तुम्हारे लिए जरूरी है कि ग्रेट प्लेन्स किस तरह से बने थे। अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग कैसे बना हुआ? देखो, हिमालयाज है, हिमालयाज के बाद जो है एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया था बीच में। डिप्रेशन का मतलब है एक मतलब ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा नीचे थी। अब हिमालय से जब पानी पिघल के मतलब इसकी चोटियां और नदियां स्टार्ट हुई, ऐसा कहा जाता है, तो नदियां अपने साथ में सेडिमेंट लाती थी, यानी कि रेत मिट्टी क्ले ये सब, और वो सेडिमेंट वो यहाँ फिल करती थी इस जगह पर। ठीक है, और जैसे जैसे उसने ये सेडिमेंट फिल किया तो ये बन गए प्लेन्स। ठीक है, इस तरह से। अगर तुम नदन प्लेन्स की बात करोगे, यहाँ पे तुम्हें नीचे मिट्टी ही मिलेगी, मतलब यहाँ पे कोई माउंटेन किसी तरह का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक सॉइल है, दैट इज एलुवियल सॉइल। अब नदन प्लेन्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम डिनोट करेंगे इस तरह से। इस वाले पार्ट को कहते हैं भाबर। भाबर, जस्ट हिमालय के नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं भाबर, और इसको कहते हैं तराई। भाबर और तराई रीजन। भाबर और तराई रीजन। अब तराई रीजन के बाद यहाँ पे दो रीजन है। कौन कौन से? तुमने कभी नाम तो सुना होगा, खादर और बांगर। खादर और बांगर सुना है? और बांगर, खादर और बांगर। अब तुम लोगों को इसके बारे में क्या क्या चीज याद रखनी है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले ये कितना ऊंचा है या कितना लंबा है, जो इसकी लेंथ है वो याद रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, नदन प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है? ये है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, और उसमें ये 240 किलोमीटर इनकी लेंथ है। 240 किलोमीटर इनकी लेंथ है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, अगर हम राजस्थान से लेके ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की तक की बात करेंगे, यहाँ से एक रिवर जाती है जिसे सांगपो कहते हैं, और ये रिवर जो है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसे याद रखना, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसे चाइना में ये सांगपो कहते हैं, इसे सांगपो। चाइना में सांगपो के नाम से जानी जाती है, और इधर ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, तो नदन प्लेन 240 किलोमीटर लॉन्ग है, और 242 320 242 320 इनकी विड्थ है। ठीक है, 242 320 विड्थ, या ब्रॉड कह सकते हो। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो यहाँ पर फेमस जो मिट्टी पाई जाती है, वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है एलुवियल सॉइल।
एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल से मिलकर बना है, जिसे हम हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको एलुवियल सॉइल या जो दोनों नाम से याद रखना, क्योंकि हिंदी में अगर आता है तो तुम्हें ये मिलेगा और तुम फिर ये सोचोगे कि पता नहीं कौन सी मिट्टी है। तो ये एलुवियल सॉइल है। और एलुवियल सॉइल बनी कैसे है? रिवर्स डिपोजिशनल वर्क। रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से बनी है, यानी कि नदियां जो है मैंने बताया है। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां है, चलो एक बार लोकेट कर लेते हैं। कौन कौन सी है? यमुना, गंगा, ठीक है, यमुना, गंगा और सरस्वती की अगर हम बात करें, अब वो लुप्त तो हो गई है ही नहीं, वो इधर की तरफ है, यहाँ से जाती है हरियाणा में। इसका अब नाम पड़ गया है घग्गर। हाँ, घग्गर। तो घग्गर जो है उसको कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट है सरस्वती के, और सरस्वती के ट्रेसेस भी मिले हैं, मतलब सरस्वती का जो पाथ था नीचे, वो खुदाई जब हुई थी तो वो मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे दो नदियां हैं, यहाँ पे बेटा और भी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे, और तुम्हें पता है? देखो, यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो कौन सी नदी जाती है? तीस्ता। यहाँ पर ये ज्वाइन करती है इसको, गंगा को, इसका नाम है कोसी। ठीक है, यहाँ पर एक और जाती है, इसे कहते हैं गोमती। गोमती, ठीक है। और मध्य प्रदेश से जो इन्हें ज्वाइन करती है, यहाँ से एक नदी जाती है, कौन सी नदी है वो? चंबल। ठीक है, चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सब इसको ज्वाइन करती है। तो मतलब ये इतनी सारी रिवर्स से, क्योंकि ड्रेनेज इसका होता है इतनी सारी रिवर्स से, दैट्स वाई यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। और बनने की प्रक्रिया यही है कि इस तरह से हिमालय से जो नदियां डिपोजिशनल अपना रेत वगैरह लेकर आई है, वो यहाँ छोड़ देती थी, जमा कर देती थी रास्ते में। अभी भी तुमने देखा होगा, यमुना देखी है, मेट्रो में से तो देखी होगी यमुना। तो यमुना में ऐसे नहीं है कि यमुना बस पानी ही पानी है, बीच में कुछ कुछ आइलैंड टाइप के बने हुए हैं, देखे हैं? बीच में ऐसा पार्ट देखा है जिसपे पेड़ पौधे उग रहे हैं, मिट्टी है वहां पे बीच में, है ना? तो वो यही है डिपोजिशनल वर्क, मतलब वो मिट्टी लाते हैं और वहां पे वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। इतनी सारी मिट्टी वो कैसे ले जाएगी नदी अपने साथ में, है ना? तो वो प्लेन्स में आके उसे छोड़ देती है। क्योंकि तुम देखो, स्लोप की बात करो भाई, यहाँ से तो पानी चला जाएगा, स्लोप है, नीचे आराम से जाएगा। लेकिन प्लेन पे पानी चल नहीं पाता जल्दी, तुमने देखा है? झरने की स्पीड स्लोप ऊपर ज्यादा रहती है, नीचे आते उसकी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्लोप पे से जब गिरेगा तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो ज्यादा ही रहेगी। तो यहाँ तो स्पीड ज्यादा रहती है, प्लेन में आते आते कम हो जाती है। तो एक तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 240 to 340 विड्थ है, और 240 किलोमीटर लॉन्ग है। एलुवियल सॉइल यहाँ पर है, और रिवर्स डिपोजिशनल वर्क होता है। ठीक है, नदन प्लेन्स की बात। अब इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ याद रखना है। क्या क्या? कि बेटा ये डिवाइडेड है किस किस में? भाबर में, तराई में, और बांगर में, और खादर में। अब भाबर क्या है? जस्ट माउंटेन्स के नीचे वाला जो पार्ट है, जो थोड़ा सा रग्ड पार्ट होता है, उसे भाबर कहते हैं। उसके नीचे जहां पर थोड़ा सा वाटर वाला एरिया है, उसे कह देते हैं तराई। और उसके बाद कुछ मिट्टी का पार्ट जो होता है, जो बहुत ओल्ड हो जाता है, जो न्यू मिट्टी होती है, उसे कहते हैं खादर। और जो पुरानी हो जाती है उसे कहते हैं बांगर। बस ऐसे याद रखना, जो नई मिट्टी है उसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टी है उसे कहते हैं बांगर। ये उसमें डिवाइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है, ये 3 नदियों के डिपोजिशनल से बना है। बेसिकली 3 रिवर्स है, बेसिकली गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र, इनसे ये मिलकर बनी है। अगर हम डेप्थ की बात करें कि इनकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ कितनी हो सकती है?
इनकी डेप्थ जो है वो सबसे ज्यादा है, 1000 से 2000 किलोमीटर ये गहरे हैं। मतलब अगर खुदाई आप करेंगे, मतलब नीचे डक करते जा रहे हैं, तो 1000 से 2000 मीटर तक इनकी डेप्थ है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें ये भी याद रखना है कि कैसे फॉर्म हुए हैं, जो इनका डिपोजिशनल वर्क है। जैसे इस तरह की ये जो नदियां हैं, ये सब यहाँ पर सेडिमेंट लेकर आई थी और उस सेडिमेंट से ये फॉर्म हुई है। ठीक है, तो अभी इसमें देखो उत्तरी के मैदान में इतना ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इस नदन प्लेन्स? इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? नदन प्लेन सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, तुम्हें पता है क्यों? अच्छा, क्यों जरूरी होंगे ये वाले प्लेन्स? इंडिया में एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इनकी है। ठीक है, तो इसमें लिखना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा जो है ये मिट्टी जो है सबसे ज्यादा कैसी रहती है? फर्टाइल रहती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है। उसी वजह से यूपी जो है शुगर के प्रोडक्शन में, यानी कि शुगर केन प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। शुगर केन प्रोडक्शन में ये टॉप पर है यूपी अभी तक। क्यों? क्योंकि बेटा इसी वजह से इस एल्यूमिनियम सॉइल में जो फसलें होती है वो अच्छे से उगती है। क्यों पंजाब और हरियाणा चावल और गेहूं में हरित क्रांति में सफल रहा? इसी मिट्टी की वजह से। अगर यहाँ पे पहाड़ होते तो उगता ही नहीं कुछ, है ना? तो क्योंकि पंजाब और हरियाणा भी ग्रेट प्लेन्स का पार्ट है, इस वजह से यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हो पाया। सेम चीज अप्लाई होती है बंगाल में। बंगाल में राइस का प्रोडक्शन सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि ये नदन प्लेन्स में आता है, पहाड़ों पे खेती नहीं हो पाती, तुम्हें पता है ना। तो इसका जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है वो एग्रीकल्चर के लिए है। और क्यों सब, पहले तुमने देखा हो जब हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो कन्नौज और कौन कौन सी जगह थी यहाँ पे? पाटलिपुत्र। हाँ, मतलब मगध की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र इधर, ठीक है, थानेश्वर या दिल्ली, आगरा, ये जो बहुत अच्छी मतलब बड़ी बड़ी सिटीज है, क्यों यहीं पर सबसे ज्यादा हमले होते थे? क्यों यहीं पर सबसे ज्यादा जो है इन्वेडर आए हैं? क्यों इस जगह के लिए यहाँ के राजाओं में क्यों लड़ाई रहती थी? कन्नौज के बीच में मैंने बताया ना, पाला और ये हर्षवर्धन, इनके बीच में लड़ाई रहती थी। ठीक है, कन्नौज को लेकर कि कन्नौज पे हमला कर देते थे ये आपस में। क्यों करते थे? क्योंकि बेटा ये एग्रीकल्चर ही बहुत उपजाऊ जगह है और यहाँ पे क्योंकि किसान खेती करते थे, उनसे रेवेन्यू बहुत सारा आता था। कोई और कारण नहीं था लड़ाई का। लड़ाई का कारण क्या था कि इस एरिया पे हमारा राज्य रहेगा, फार्मर हमको रेवेन्यू देंगे और वो पैसा हमारे इसमें आएगा ट्रेजरी। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, नदन प्लेन्स समझ लेना फॉर्मेशन कैसे है। जो नदियां अपने साथ सेडिमेंट लेकर आई है उसके द्वारा नदन प्लेन्स फॉर्म हुए हैं। और नदन प्लेन्स जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्प्रेड है, यानी इतनी जगह तक ये फैले हुए हैं। और 240 किलोमीटर लॉन्ग है, 240 से 320 इनकी विड्थ है। ठीक है, और एलुवियल सॉइल जो है उसके ये बने हुए हैं। और मेनली कितने पार्ट में डिवाइड है? भाबर, तराई, खादर और बांगर में। और रिवर्स के डिपोजिशन से बने मेनली 3, गंगा, इसको गंगा लिख लेना, मैंने कुछ और ही लिख, ठीक है, तो गंगा और इंदस और ब्रह्मपुत्र। और डेप्थ इनकी 1000 से 2000 किलो सॉरी मीटर है। और सिग्निफिकेंस क्या है? एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कृषि के लिए।